नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी कर रही जीत का दावा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बोले, केदार घाटी में हुए विकास और पुनर्निर्माण कार्यों पर लगेगी मुहर। बीजेपी के साथ जनता का विश्वास। धामी सरकार के समर्थन में दिखा तीर्थ पुरोहित समाज। मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर को लेकर उठे सवालों के बीच कांग्रेस को दी नसीहत। चारधाम को लेकर ना करे सियासत। उत्तराखंड में फिर लटका लोकायुक्त का मामला। कोर्ट की फटकार के बाद जागी थी सरकार, लेकिन ठंडे बस्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति। आरटीआई से हुआ खुलासा। और राजधानी देहरादून में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार हुई गंभीर। ओएनजीसी चौक पर पहले भी हो चुके हैं 12 हादसे। ब्रेकर और बैरियर लगाने के निर्देश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार से लौटे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि केदारनाथ सीट पर बीजेपी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद जिस तरीके से केदार घाटी का पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है और 31 जुलाई को जिस तरह से केदार घाटी में आपदा आई थी, इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए गए कार्यों से केदार घाटी के लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। केदारनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और 2013 की आपदा के बाद मोदी जी ने जो केदार घाटी का कायाकल्प किया है, उसका संदेश पूरे क्षेत्र में है। और वहीं जुलाई की आपदा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने जो 10 करोड़ का पैकेज वहाँ के स्थानीय लोगों पर के घावों पर मरहम लगाने के लिए दिया, जिसमें 5,600 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं, उसका पूरा संदेश है। और दूसरा, जनता बहुत समझदार है। वो ये जानते हैं कि आज दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और क्षेत्र का विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक कर सकता है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले धामी सरकार का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के खिलाफ जिन तीर्थ पुरोहितों ने पहले मोर्चा खोला था, अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है। अब वही तीर्थ पुरोहित सरकार की तारीफ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव से पहले धामी सरकार का रास्ता साफ, दूर हुई तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी। धामी सरकार के कामकाज की हुई तारीफ। लंबे समय से केदारनाथ मंदिर निर्माण के नाम पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की भले ही लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव से ऐन पहले ही धामी सरकार का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दरअसल दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की थी। अब उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है और वही तीर्थ पुरोहित सरकार के कामकाज की सराहना कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित तो इस मुद्दे को बेफिजूल में हवा देने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम से के नाम से जो दिल्ली में जो केदार धाम ट्रस्ट बना था और उसका सबसे पहले विरोध श्री केदारनाथ धाम से ही हुआ था। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया और कैबिनेट में प्रस्ताव रखा। कैबिनेट में प्रस्ताव रखने के बाद उन्होंने चारों धाम के नाम से कहीं भी कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके लिए श्री केदार सभा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती है। जब बोराड़ी का मामला आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो करके और इस पे बातें करके इसको खत्म कर दिया गया है। कैबिनेट में इसको पास भी कर लिया गया है और ऐसा कोई मामला है भी नहीं कि जो सरकार के विरुद्ध में हम बोले या सुनने में आए। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है भ्रांतियां फैला रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शिला लेकर के जो है दिल्ली में पहुंचे। ये सरासर झूठ है और गलत है। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव से पहले तीर्थ पुरोहितों का धामी सरकार के फेवर में दिया गया ये बयान बीजेपी को मजबूती देने जैसा है, क्योंकि इस मुद्दे को कांग्रेस काफी हद तक भुनाने की कोशिश करती रही। यहां तक कि सीएम धामी ने जनसभा के दौरान केदारनाथ बाबा की सौगंध खाकर अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे, इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी
शंकराचार्य बन बैठे हैं भाइयों बहनों। केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूं, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूं कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी मां गंगा की सौगंध खाकर खुद को बेकसूर बताया था। तो जिस प्रकार से मैं आज यहाँ पर ये गंगा जल, ये संगम पर ये गंगा जल लेकर इस गंगा जल की सौगंध खाकर ये कह सकता हूँ कि आपके तमाम आरोप झूठे हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पर आकर कहिए कि गणेश गोदियाल के आरोप झूठे हैं। एक तरफ बयानबाजी का दौर जारी है तो वहीं इस बीच तीर्थ पुरोहितों ने साफ कर दिया है कि अब इस मुद्दे को लेकर उनकी नाराजगी सरकार से नहीं है और साथ ही उन्होंने नसीहत दी है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी बेफिजूल में इस मुद्दे को हवा ना दे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने का सपना देख रही थी, फिलहाल तो ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ से निकलता दिख रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला लटकता दिख रहा है। कोर्ट से मिली फटकार के बाद तो सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन फिर से ये मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। लटकता दिख रहा लोकायुक्त का मामला, ठंडे बस्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति। कोर्ट की फटकार के बाद जागी थी सरकार, आरटीआई से हुआ खुलासा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया तो शुरू की, लेकिन एक बार फिर से ये मामला लटकता दिख रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। लोकायुक्त चयन समिति के सदस्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी अक्सर बैठक से नदारद रहते हैं तो बैठक स्थगित कर दी जाती है। ये जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी द्वारा आरटीआई के माध्यम से उजागर की गई है। विकेश नेगी का कहना है कि हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस विपिन सांघवी और जस्टिस राकेश थपलियाल ने 27 जून 2023 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश को लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए थे। अपने आदेश में बेंच ने कहा था कि 8 सप्ताह की अवधि में ये नियुक्ति की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया। इसमें सीएम के अलावा नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट के एक जज और एक अन्य सदस्य की नियुक्ति की जानी थी। पिछले 1.5 साल में इतना ही हुआ कि अब इस समिति में पूर्व जस्टिस MM घिल्डियाल को सदस्य नियुक्त किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी को मिली जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त के लेकर बैठक दर बैठक होती रही और नतीजा शून्य रहा। 2 बैठकों में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद नहीं रहे तो कोई निर्णय नहीं हो पाया। बता दें कि लोकायुक्त बीजेपी के 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। 7 साल बाद भी बीजेपी सरकार इस पर अमल नहीं कर पाई है। यही नहीं, लोकायुक्त में 24 कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। ये सभी कर्मचारी बिना काम के ही वेतन हासिल कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों के कार्यों और पदों को लेकर भी सरकार से जवाब तलब किया था। 2017 के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। वो तब तक नहीं आया। उसके बाद हमने एक आरटीआई डाली और उसमें जब सामने आया तो करोड़ों रुपए का भुगतान लोकायुक्त ऑफिस को किया जा रहा था। फिर इसी संदर्भ में एक PIL पड़ी 2023 में, एक उसमें ऑर्डर आया जस्टिस विपिन सांघवी और राकेश थपलियाल जी का कि 8 हफ्तों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए 27 जून 2023 को। पर लेकिन आज तक इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ये सब मीटिंग कर रहे हैं, पर लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया है, लोकायुक्त की किसी को परवाह ही नहीं है। वहीं लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठकों में न पहुंचने को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष भी लोकायुक्त के मामले को लटकाने का काम कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार चाहती नहीं कि उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। देखिए, इससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। एक तरफ तो वो लोकायुक्त की बात करते हैं और दूसरी तरफ बैठकों में नहीं जाते हैं, तो इसलिए उनका चरित्र सामने आ गया है।
और जनता इसीलिए समय समय पर कांग्रेस को से उसका हिसाब किताब करती रहती है। जो मामला विनोद चमोली जी के साथ हुआ वही विपक्ष के नेताओं के साथ भी हो रहा है। उचित सम्मान विपक्ष को दिया नहीं जा रहा है, डेट्स हमसे पूछकर रखी नहीं जा रही हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष का कोई और कार्यक्रम या कमिटमेंट है तो ऐसे में आप जबरदस्ती अगर उन पर बैठक की तारीख थोपेंगे तो कहीं ना कहीं जो बैठक की तारीख है वो सर्वानुमति से तय होनी चाहिए और एक सामंजस्य होना चाहिए आपस में। और अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसे में मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ने बाइकआउट की होंगी कुछ बैठकें बूथ में। ये तो जवाब तो वही दे सकते हैं कि क्यों वो बैठकों का हिस्सा नहीं बने, लेकिन लोकायुक्त को प्रवर समिति को सौंपने की जरूरत ही नहीं थी। विपक्ष तो कहीं भी हो हल्ला नहीं कर रहा, आप बना के तो शुरुआत तो करिए। फिलहाल लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला लटकता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वास्तव में धामी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति अपने इस कार्यकाल के दौरान करवा पाती है या फिर लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला यूं ही लटकता नजर आता है। ओपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया था, जिसके मुताबिक सरकार को चरणबद्ध तरीके से ओपनल कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इस मामले में राज्य सरकार अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई है। हालांकि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार ने ओपनल कर्मचारी के साथ बातचीत का रास्ता भी खोला है। जो ओपनल कर्मचारी हैं वो कॉन्टेक्चुअल हैं और हमने जो विधि की राय भी ली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और उसके बाद ही हम रिव्यू में गए हैं और लगातार स्थिति का आकलन कर रहे हैं और उसके बाद जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो मान्य होगा, क्योंकि हमारी भी सहानुभूति इन कर्मचारियों के साथ में है। राजधानी देहरादून में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए अब शासन प्रशासन के साथ साथ सरकार भी गंभीर हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जिलाधिकारी और एसएसपी को शहर में रात के समय सख्त चेकिंग के निर्देश दिए हैं। गणेश जोशी का कहना है कि ओएनजीसी चौक पर 6 लोगों की मौत वाकई में गंभीर मामला है, लेकिन इससे पहले भी 12 सड़क हादसे ओएनजीसी चौक पर हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने ओएनजीसी चौक पर ब्रेकर लगाए जाने के साथ ही बैरियर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। स्पीड ब्रेकर, एक तो स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए और जो बैरिकेडिंग लगाकर जो जिगजैग चेकिंग आप करते हैं, क्योंकि वो रोड सपाट होने के कारण लोग वहां पर बड़ी स्पीड से जाते हैं और मुझे इन्होंने आश्वस्त किया है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि बार 11 बजे बंद हो जाएं और शीघ्र ही वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाने के आदेश डीएम ने दे दिए हैं और एसएसपी से मैंने कहा कि जगह जगह नाके लगने चाहिए ताकि लोग शराब पीने के बाद जो रफ्तार से चलते हैं उनकी रफ्तार रुके। वहीं देहरादून सड़क हादसे पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि रात के समय शहर की सड़कों पर शराब पीकर युवक गाड़ी दौड़ाते हैं और पुलिस का इन पर कोई ध्यान नहीं रहता। रात को पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी? एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। देहरादून कार हादसे में फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस बीच पुलिस ने उस रात सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जारी की है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून की ओएनजीसी चौक पर हुए कार हादसे के बाद अब पुलिस ने उस रात को सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जारी की है। पुलिस ने दावा किया है कि उनके कैमरे में कथित रूप से वही कार सामान्य गति से गुजरती हुई देखी जा सकती है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं उनको देखने के बाद देहरादून पुलिस ही सवालों के घेरे में आ गई है।
दरअसल पुलिस ने हादसे से पहले के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं। 2 सीसीटीवी फुटेज हैं, जिन्हें देखने के बाद पुलिसिया दावे ही गलत साबित हो रहे हैं। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज दिए हैं, उनमें एक कार 11 नवंबर की रात तकरीबन 1:16 पर कांवरी रोड इलाके से गुजरती दिखती है। क्योंकि कंप्यूटर में रात 12 बजे के बाद दिन और तारीख बदल जाती है, लिहाजा सीसीटीवी में ये फुटेज 12 तारीख दिन मंगलवार और सुबह 1:16 के आसपास के तौर पर दर्ज हुई है। यहाँ तक तो सब सही लगता है, क्योंकि हादसा 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास हुआ था। लिहाजा कंप्यूटर इसे 12 तारीख दिन मंगलवार के तौर पर ही दर्ज करेगा। लेकिन वहीं पुलिस ने एक और फुटेज दिया है, जिसमें कार घटना स्थल के कुछ पहले बल्लूपुर चौक के सीसीटीवी में कैद हुई। इस फुटेज में भी कार के सामान्य गति से गुजरने का दावा किया गया, लेकिन फुटेज में जो कुछ दिख रहा है वो पुलिसिया दावे पर सवाल उठाता है। दरअसल अगर इस फुटेज को ध्यान से देखें तो दिन और तारीख इसके ठीक पहले के सीसीटीवी फुटेज से मेल नहीं खाती। बल्लूपुर चौक पर लगे कैमरे की फुटेज में 11 तारीख दिन सोमवार और समय 13:22 का दिख रहा है। यही वो पॉइंट है जो सीसीटीवी फुटेज पर सवाल उठाता है। जो कार 12 तारीख दिन मंगलवार को और सुबह 1:16 पर दिख रही है, वो कार कुछ समय बाद 11 तारीख दिन सोमवार को 13:22 पर फिर कैसे सीसीटीवी में दिखी। यहाँ आपको फिर से याद दिला दें कि हादसा 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हुआ था। लिहाजा कंप्यूटर ने इसे 12 तारीख दिन मंगलवार के तौर पर दर्ज किया होगा। फिर सवाल ये है कि घटना स्थल से कुछ पहले सीसीटीवी में पुलिस को कार एक दिन पहले के दिन और तारीख पर क्यों दिख रही है। अब ऐसे में या तो पुलिस के कैमरों की क्लॉक सही काम नहीं कर रही, या फिर पुलिस कुछ ऐसा है जो छुपाना चाहती है। फिर इसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ और भी ऐसा है जो अब तक के दावों को खारिज करता है। दरअसल माना जा रहा था कि इनोवा कार बल्लूपुर चौक से सीधे कैंट रोड की ओर गई, लेकिन पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया है, उसमें कार कैंट रोड न जाकर किशन नगर चौक की ओर मुड़ती दिख रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द हादसे का सच सबके सामने होगा। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने रुड़की ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से आने के निर्देश दिए। इसके अलावा बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के भी निर्देश दिए और ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा जनता को मिल सके, इस पर भी जोर दिया। देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आए ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याएं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो भी इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए और प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो डीडीओ साहब को बोली है कि वो हर दिन उस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगी और इसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। टिहरी जनपद के बासरपट्टी स्थित केपार्स ताल में 45,27,000 रुपए की लागत से बने आयुष्मान आरोग्य केंद्र मंदिर का उद्घाटन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम विजय ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र में गर्भवती महिलाएं समेत सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो हमारा बासर का क्षेत्र में आज एक केपार्स में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। अब इस केंद्र पर जो है हमारी गर्भवती महिलाओं और बच्चे और 30 साल के ऊपर के लोगों को जो गैर संचारी रोगों के प्रति यहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह होती है, उसकी सेवाएं बेहतर मिलने लगेंगी और ये हमारे समस्त ग्रामों के केंद्र बिंदु में भी है और यहाँ पे हमारे पास संपूर्ण स्टाफ भी है और जो कमियाँ होंगी इसको मेरे द्वारा जनपद में जाने के बाद तुरंत इसको पूरा किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर गंगा स्नान करने जा रही यात्रियों से भरी बस लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। बस लक्सर सुल्तानपुर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से ओवरटेक करते हुए पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग राजस्थान के पाली के रहने वाले थे जो हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। ओवरटेकिंग कैसी साहब? ड्राइवर ने ओवरटेकिंग ट्रैक्टर से ओवरटेकिंग कर रहा था, उसमें एक्सीडेंट में
कितने लोग घायल हैं? लगभग 50 लोग, 50-55 लोग हैं जो बस में सवार थे। घायल कितने हैं? 50 लोग। आज सुबह 11:30 बजे करीब 108 के माध्यम से 8 पेशेंट आए थे हमारे पास वहाँ से, जिसमें हमने 2 को रेफ़र करा है, मेनली ऑर्थो का ओपिनियन जानने के लिए। बाकी 6 का हमने यहीं पे उपचार करके दवाई दे दी। हल्द्वानी बाजार में घूमने वाले आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। आए दिन आवारा पशुओं की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए नगर निगम द्वारा एक बार फिर से आवारा जानवरों को उठाकर गौशाला में ले जाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही कई समाज सेवी संस्थाएं जानवरों में कॉलर बैंड और रेडियम भी लगा रही हैं। समस्या है, उसको देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी द्वारा यहाँ पर एक राजपुरा में एक ट्रांजिट गौशाला का भी निर्माण किया गया है और इसके अलावा गंगापुर कवड़वाल में गौशाला बनाई जा रही है। इसके अलावा जो निजी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशाला हैं उनके साथ भी उनका टाई अप है। लगातार इसमें अभियान चलाकर जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ के गौशालाओं में भेजा जा रहा है। साथ ही सड़क पर जो छोड़ने वाले लोग हैं, जो जानवरों के स्वामी हैं, उनके विरुद्ध भी बीच में अभियान चला के कार्रवाई की गई थी और इसमें अभी आगे कार्रवाई चलती रहेगी और समाज को भी इसमें आगे आना होगा। सभी जितने भी लोग हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपने जानवरों को सड़क पर न छोड़ें। वहीं हल्द्वानी से बरेली फन सिटी गए मुखानी के स्कूली छात्रों के दल में एक छात्रा की वाटर पार्क में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामले में परिजनों द्वारा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरी की पूरी लापरवाही स्कूल प्रशासन की है। सबसे पहले तो कॉल करके बताते हैं यहाँ घर पे कि आपकी बिटिया बेहोश हो गई है, हम इसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत बाद फिर कॉल करते हैं कि आपकी बिटिया नहीं रही, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने यहाँ से नंबर लिया, घर से उनको कॉल किया, मैंने कहा बताइए क्या हुआ। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, हम इसको हॉस्पिटल में ले गए हैं। मैंने कहा चेक किया डॉक्टर ने? बोला नहीं, गाड़ी में ही चेक किया। मैंने कहा एडमिट किया? बोला नहीं किया। मैंने कहा आप इसको यहाँ रोकिए, मैं आ रहा हूँ। बोला नहीं, सी इज़ नो मोर, हम इसको वापस ले जा रहे हैं। ये बयान थे स्कूल के। आपको कब पता चला? मेरे को इन्होंने बताया था 1 बजे। इसमें सबसे पहले जो हमारी प्रक्रिया है ना, पोस्टमार्टम में भी चल रहा है और इसके बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसके बाद जैसे भी जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा विवेचना को। देखिए अभी तक तो यही है कि तहरीर दी है, उनकी तरफ से तहरीर आई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए अब वो सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, तो जैसे विवेचना चलेगी। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि आरोपी ने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर पीड़ित महिला से शादी के लिए संपर्क कर अपने झांसे में फंसाया और फिर विश्वास में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर 8.5 लाख रुपए हड़प लिए। टीम टेक्निकल और इसकी ऑनलाइन एक्टिविटी को वॉच करती है। इंस्पेक्टर काशीपुर की जो पूरी टीम है उसके द्वारा इसका जो फ्रॉडुलेंट और जो पैटर्न है पीड़िता से लेकर के उसकी डिटेल जुटाई जा रही है। तो उसमें ये अप्रत्याशित रूप से जानकारी मिलती है कि ये एक निहायत शातिर किस्म का है और इसने न केवल भूतकाल में इस तरीके की गतिविधियों को किया है, बल्कि जब ये पुलिस की कस्टडी में लिया जाता है और इसकी जब मोबाइल सर्च होती है तो लगभग उसमें 10 से 12 पीड़िताएं और हैं जिससे लगातार इसकी चैट चल रही है और लगभग अभी तक हमें 20 लाख रुपए का और इसके अतिरिक्त डिटेल मिलता है कि ये इस स्तर से लिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियुक्त को हमारे द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। अन्य जो रिकवरी है आवश्यक होने पर हमारे द्वारा इसका PCR भी लिया जाएगा। लक्सर के बहालपुरी गांव में डॉक्टर की लापरवाही से 13 साल की लड़की की मौत का मामला सामने आया। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को हल्का बुखार था, जिसके बाद वो गांव के ही एक डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन उस डॉक्टर के इलाज के बाद लड़की की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई और फिर अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि मृतका को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अस्पताल जाने का सुझाव दिया था। जो इंजेक्शन और दवा दी, जिससे मेरी लड़की की तबीयत अत्यंत खराब होती चली गई और फिर मैंने दोबारा बुलाया तो दोबारा वो बोल रहा कि कोई बात नहीं, लड़की को आराम चाहिए और ये सुबह तक ठीक हो जाएगी। अगर कोई ऐसी रात को परेशानी आती है तो इसे बाहर ले जाइए। फिर भी मैंने कुछ क्षण के बाद ही 108 पर फ़ोन किया और मैं समुदाय केंद्र लक्सर गया। वहाँ से
रेफर हरिद्वार के लिए किया, हरिद्वार वालों ने एम्स के लिए किया। एम्स में जाते ही उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो चुकी है। अब मैं इमरजेंसी में बुलाया, मेरा बेटा डॉक्टर अक्षय चौहानी मेरे साथ था। हमने तुरंत काफ़ी उनकी मन्नत करने के बाद में हमने एक इंजेक्शन दिया, जबकि हमने उसको रेफर कर दिया। दवाई देने से पहले ही रेफर के लिए बोला, वे रेफर नहीं गए। हमने ऑक्सीजन के लिए बोला, भाई पप्पू यहाँ चले जाओ, ऑक्सीजन मिल जाएगी सर। उनकी लापरवाही बरतते हुए वे पहले भी लोग गए, जबकि उसको ऑक्सीजन मिलनी थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। बच्चे की डेथ ना कोई इंजेक्शन से हुई, ना कुछ ऑक्सीजन की कमी से हुई। दिनेशपुर क्षेत्र स्थित संस्कार पब्लिक स्कूल में फिल्म तितली की शूटिंग का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। टीएलवी फिल्म के बैनर तले बनने वाले इस फिल्म में एक संघर्षपूर्ण कहानी को दर्शाया जा रहा है। बोलना चाहूँगा, आज जो मुहूर्त हुई है, तितली नामक एक स्टोरी है हमारे पास। उस स्टोरी को लेकर हम लोग काम करने के लिए आज आए हैं। मुहूर्त था और निश्चित रूप से बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। फिल्म की स्टोरी सस्पेंस है और जब लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमने एक सामाजिक पृष्ठभूमि में काम किया है। फिल्म जो है एक पारिवारिक, एक मध्यवित्तीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और उसमें ये बनी है कि लोग आजकल पैसे के पीछे दौड़ने के बावजूद भी जो बुरे काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध भी है। और इसलिए ये फिल्म जब पूरी बन जाएगी तो देखने में सब लोग, हो सकता है कि हमारा प्रयास सफल होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी कर रही जीत का दावा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बोले, केदार घाटी में हुए विकास और पुनर्निर्माण कार्यों पर लगेगी मुहर। बीजेपी के साथ जनता का विश्वास। धामी सरकार के समर्थन में दिखा तीर्थ पुरोहित समाज। मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर को लेकर उठे सवालों के बीच कांग्रेस को दी नसीहत, चारधाम को लेकर ना करे सियासत। उत्तराखंड में फिर लटका लोकायुक्त का मामला। कोर्ट की फटकार के बाद जागी थी सरकार, लेकिन ठंडे बस्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति, आरटीआई से हुआ खुलासा। और राजधानी देहरादून में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार हुई गंभीर। ओएनजीसी चौक पर पहले भी हो चुके हैं 12 हादसे, ब्रेकर और बैरियर लगाने के निर्देश।